नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का वॉर। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक। 4 के वॉर में मैं आपको बताऊंगी तवांग झड़प के बाद भारत ने चीन को जवाब देने के लिए कैसे असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती कर दी है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 4 के वॉर में मैं बताऊंगी कि तवांग में सेना के शौर्य के बाद भारत सरकार ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है। और अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव। जी हां, नमस्कार। 4 के वार में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे एक बार फिर चीन से विवाद के बाद विपक्ष का चीन प्रेम जागा है और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। अगली खबर 4 के वॉर में मेरी बताएंगी सहयोगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, 4 के वॉर में मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों चीन की निगाह तवांग, गलवान और उसके आसपास के इलाकों पर है। तो चलिए 4 के वॉर की करते हैं शुरुआत। और इस शुरुआत के साथ आज की सबसे बड़ी खबर बनाएगी हमारी सहयोगी में मानसा। हमारी सेना के जवानों ने एक बार फिर से चीन का गुरूर चूर चूर कर दिया है। 9 दिसंबर को जब चीनी सेना के 300 जवान भारतीय सेना की तरफ बढ़ने लगे तो हिमालय सा सीना लेकर हमारे जवान भिड़ गए। ऐसे भिड़े कि चीनी रंगरूटों के पसीने छूट गए और फिर वापस जाने के लिए वो मजबूर हो गए। इस घटना के बाद भारतीय सेना और भी चौकस हो गई। चीन का गुरु, भारतीय जवान करेंगे चूर चूर। अरुणाचल के तवांग में सेना की बढ़ी चौकसी। पूर्वोत्तर के सामरिक ठिकानों पर जबरदस्त तैनाती। ऑपरेशन मूड में तैनात लड़ाकू विमान। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई इस झड़प के बाद भारतीय सेना और चौकस हो गई है। तवांग के पूरे इलाके में सेना अलर्ट मोड पर है। झड़प की खबर आते ही भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। हमारे लड़ाकू विमान एलएसी के आसपास पूरे इलाके की निगरानी में जुट गए हैं। रणनीतिक तौर पर इलाके के संवेदनशील हिस्से वॉर जोन पर बड़ी सक्रियता से निगरानी की जा रही है। दुश्मनों की तरफ से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। जमीन पर हमारे जवान भी अलर्ट मोड पर तैनात हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद आईएएफ ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। तवांग के करीब यांगसे में एलएसी के पास 2 इलाकों होलीदीप और परिक्रमा एरिया में भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा था चीन। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका था। इनमें सुखोई 30 MKI ने बड़ा काम किया। सुखोई 30 MKI ने चीन के एयर वायलेशन को रोका। नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। भारतीय सेना ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा की ओर उड़ान भरे। वायुसेना का कहना है कि ऐसा होने पर रडार पर इनकी आक्रामक गतिविधि दिखी तो इसे एयर वायलेशन माना जाएगा और तुरंत एक्शन होगा। इसकी पूरी तैयारी है। यही नहीं, सेना ने पूर्वी क्षेत्र में एलएसी पर प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जिससे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से लगे संवेदनशील इलाकों की निगरानी में काफी सुधार हुआ है। 5 मई 2020 को शुरू हुए पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद भारत लगभग 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी के निकट बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहा है। इससे भी सेना की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट भारत 24। तो जो चालबाज चीन है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार इस तरह की कोशिशें चीन की ओर से की जाती हैं, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सेना हर बार देती है, चाहे वो डोकलाम हो, गलवान हो और तवांग सेक्टर में भी हमने यही होते हुए दिया। और लेकिन हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, पूरी जानकारी जो है वो देश के लोगों को भी दी जाती है। पूर्णिमा,
ये सारी जानकारी संसद में भी दी गई। जी बिल्कुल ठीक कह रही है आप मीमांसा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवांग झड़प को लेकर पूरी जानकारी ले ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरे मामले और सेना की तैयारियों को लेकर डिटेल रिपोर्ट दी। रक्षा मंत्री ने जहां संसद में जवाब देकर देश को आश्वस्त कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी तवांग झड़प को लेकर बैठक बुलाई है। पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं पीएम मोदी। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को किया ब्रीफ। झड़प को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया। उन्होंने बताया कि तवांग में भारतीय जवानों ने किस बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने चीनियों को खदेड़ डाला। अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां अपने बयान से देश को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया, वहीं राजनीतिक दलों को भी जवाब दिया। उधर इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी भी काफी सतर्क हैं। पीएम ने ली तवांग झड़प की जानकारी। पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को रक्षा मंत्री ने किया ब्रीफ। तवांग झड़प को लेकर बैठक करेंगे पीएम मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। संसद में बयान से पहले राजनाथ ने अपने घर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम अधिकारियों ने पूरे मामले पर विचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सेना पूरी तरीके से तैयार है और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी भी ले चुके हैं। और आइए अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए अगली खबर इसी से ही जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार की कोशिशों पर भी सवाल उठाए। अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। जोरदार हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बयान दिया। राजनाथ के 3 मिनट के बयान के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष राजनाथ सिंह के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आया। विपक्ष ने सरकार को तवांग मामले में नाकाम बताया। इसका घुसपैठ हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। को यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश है, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है।
जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी ज़मीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की ज़मीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। वहीं से पहले तवांग झड़प को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि 2006-7 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसा लिया। गृह मंत्री के आरोपों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम केयर के चंदे का आंकड़ा निकालने की मांग कर डाली कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है तो देश को कैसे रक्षा करेगी। तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए, जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी उनको सब सौंप दिया जाए। तवांग झड़प को लेकर सरकार का रुख एकदम साफ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी जो कोशिशें हैं वो यही है कि हम चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम काफी ज्यादा गंभीर हैं इस पूरे मसले को लेकर। इसकी और ज्यादा डिटेल्स देंगी मेरी सहयोगी शिखा। जी हाँ, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक बार फिर चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन के सैनिकों ने भारत में घुसने की नाकाम कोशिश की हो। इससे पहले भी 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भी चीन के सैनिकों ने कुछ ऐसी ही कोशिश की। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सेना आमने सामने हो गई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प भी हुई, संघर्ष हुआ जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इस झड़प में चीनी सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भी मौत के घाट उतार दिया था। और आप समझिए कि क्या कुछ है इससे जुड़ी और जानकारी। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच लगातार अब तक 16 बार कोर कमांडर स्तर की अहम बैठक हो चुकी है। इसी साल जुलाई में 16वें दौर की सैन्य वार्ता भी की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री ने बाली में बातचीत भी की। उस बैठक में भी भारत ने पूर्वी लद्दाख का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसमें सहमति के बाद दोनों सेनाओं ने लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से हटना शुरू कर दिया। इसके बाद 8 सितंबर 2022 को दोनों देशों की ओर से जारी किए गए साझा बयान में ये बात कही गई कि इलाके से दोनों देशों की सेनाएं योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द समाधान करने पर जोर दिया। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है, जो कुछ भी हुआ 9 दिसंबर को, उसके बाद भी तमाम सेनाओं के बीच बातचीत हुई, कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और ये तो 2 साल से चलता आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से योजना बना करके चीन भारत को आखिर तरेरता है, इसका जवाब आखिर दिया कैसे जाए?
जी, अगर बात करें चाइना की, तो चाइना एक बड़ा ही कुटिल देश है। अगर उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो कई तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है, उसके तहत उस पर अमल करना शुरू करता है। अगर बात करें हम डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बात करें या विदेश मंत्री वांग यी, लगातार हमारे डिप्लोमेट्स या तो कहें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते रहते हैं, लेकिन उसी दौरान उसकी स्ट्रैटेजी मिलिट्री होती है, जो मिलिट्री के साथ उसके बाद इन्वेशन करता है हमारे देश में, हमारे देश के अंदर आता है, हमारे देश को थ्रेट करता है, जिसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजी उसकी इकोनॉमिकल भी होती है। जो हमारे साथ उसका ट्रेड होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ट्रेड डेफिसिट जो कि भारत है, लगातार हम लोग चाइना से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं देन कंपेयर टू हम उसे भेजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कई जगह स्ट्रैटेजी एक साथ साथ, और इन सब चीज़ों से लगातार चाइना हमारी एक इमेज को भी इफेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे पहले चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री जाना जाता था, उसके साथ साथ भारत अब लगातार बाहर का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, जिसके बाद एक सवाल निशान चाइना के ऊपर उठा रहा है। एप्पल से लेकर तमाम कंपनियां जो पहले चाइना में थी अब वो वापस इंडिया में आ गई हैं, कर्नाटका में लगातार प्लांट लगा रही हैं। तो उसको देखने के बाद चाइना लगातार हमारी उस इमेज पे भी डेंट मारना चाहता है इस इन्वेजन के बाद, कि इंडिया के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आपको सिक्योर और सेफ्टी दे सके। जी आनंद, तो और ये तमाम सेक्टर में ये जो घुसपैठ की कोशिश की चीनी सेना ने, उसके बाद हमारे सेना की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं वो भी समझना जरूरी है। और हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा। दरअसल दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक करार किया गया है, और इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी राइफल या ऐसी ही किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथों से ही पीछे धकेलते हैं। गलवान झड़प में चीनी सैनिकों ने कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया था, ये जानकारी मिली है, और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी इसी तरह के इलेक्ट्रिक बैटन और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, तो देखिए जो स्ट्रैटेजी है वो चीनी सैनिक अगर लाठी डंडों के साथ वहां पर आए, और संसद में भी ये जानकारी दी गई, किस तरह से हाथापाई भी की, और हमारी जो अप्रोच है अब उसको भी हमने बदला है, जो चीनी सेना जिस तरह से यहां पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश करती है उन्हें रोकने के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मीमांसा पहले की सरकारों में होता था कि लगातार इसको लेकर डिफेंसिव रहते थे, लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, इसको लेकर लगातार भारत एक एग्रेसिव पथ लेता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी हमने पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना में भी आप लगातार देख सकते हैं, गलवान हो, चाहे गोगरा पोस्ट हो, चाहे उसके बाद पेंगोंग सो लेक हो, तमाम जगह हम लोगों के लगातार डिस्प्यूट हुए थे। डिस्प्यूट में हमने भी अपनी सेना बिल्कुल शैडो टेक्निक जिसे कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने खड़ी कर दी थी, जिसके बाद चाइना को लगातार इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। और वो अगर बात करें जवाब देने की, तो भारत अब के पास हर एक एबिलिटी है जो अब चाइना को हम लगातार जवाब दे सकते हैं। चाहे हम बात करें तेजस जैसे विमान की, चाहे हम S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करें, या उसके बाद राफेल, तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल जस की तस बिल्कुल चाइना के सामने हमें खड़ा करती है। और यही एक रीजन है जो चाइना आज लगातार नर्वस है। नर्वस के कारण वो एक के बाद एक हरसी हरकतें कर रहा है, जिसके साथ उसे लगे कि वो भारत को टेक्निकी चीन की साफ नजर आती है। और देखिए जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आज वही एक अग्रेसिव अप्रोच आज सदन के भीतर भी देखने को मिली जब इसे लेकर बयान दिया गया। मैं लौटती हूँ आनंद आपके पास, लेकिन ये भी आप समझिए कि तवांग पर चीन की बुरी नजर आज कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तवांग को चीन कब्जाने के लिए आखिर इतना उतावला क्यों है? आखिर क्यों चीन तवांग को कब्जे में लेने के लिए लगातार कवायद करता रहता है? हाल ही के दिनों में इस इलाके में चीन के ड्रोन भी LAC पार करने की कोशिश में नजर आए, लेकिन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उसे बैरंग वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों तवांग को लेकर चीन इतना ज्यादा बावला हुआ है? इसकी 3 वजह सामने आई है, जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि तवांग का 17,000 फीट की ऊंचाई पर होना। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब तवांग कस्बा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यह जगह रणनीतिक तौर पर बहुत मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है, और यही वजह है कि चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 युद्ध का आप याद कीजिए, जब चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हटा था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह समझिए, LAC क्रॉस करने का अहम पॉइंट है तवांग। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी LAC क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स में से तवांग एक है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, और दूसरी जगह तवांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहां से चीन के लिए पूरी तिब्बत पर नजर रखना बहुत आसान होगा।
और इसकी तीसरी बड़ी वजह चीनी विरोध की बड़ी वजह धर्मगुरु दलाई लामा भी है। आनंद का सीधा इस वक्त रुख करेंगे। आनंद, ये 3 बड़ी वजह बहुत क्लियर हैं, लेकिन ये भी अप्रोच भारत की आज साफ हो चुकी है कि चीन ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव अप्रोच अपनाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 3 वजह आपने बताई, बाकी वजह मैं गिनाता हूं। चीन का कई डिलेमा देखने को मिलता है, जैसे डिलेमा मक्का का, गल्फ ऑफ मलक्का का डिलेमा है। उसके साथ साथ तमाम इंडियन ओशंस को लेकर चाइना हमें घेरता जा रहा है और लगातार हमारे जैसे मलेशिया हो गए, श्रीलंका हो गए, नेपाल हो गए और बांग्लादेश हो गए, तमाम जगह पोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जिससे चलते उनके सैनिक उनके देशों में आ रहे हैं और कई जगह तो इतने करीबी तक बॉर्डर तक हो चुका है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो ग्वादर पोर्ट का कंस्ट्रक्शन चाइना ही कर रहा है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं उसके लगातार सैनिक उस अड्डे पर हैं और हमारी सेना सैनिक से बिल्कुल, या कहें सेना या आर्मी से बिल्कुल आमने सामने तक नज़दीकी तक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं लगातार चाइना हमें पानी के साथ, हवा के साथ, ज़मीन लगातार हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भारत भी लगातार 2014 के बाद रणनीति चेंज की है, उसने एक के बाद एक एग्रेसिव पद लिए हैं। और जब बात करें मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, भारत लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट उनके कैंसिल कराते जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं चीज़ें बदलने लगी हैं, जिसका इमेज लगातार चाइना को बैकफुट पर देखने को मिल रहा है और लगातार भारतीय डिप्लोमेसी इस कदर तक बढ़ चुकी है कि अब इंडियन ओशन के साथ साथ हम ताइवान तक पे अग्रेसिव हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर चाइना भी पूरी तरह से नर्वस है, जिसके बाद उसको भी अपना स्टेप या कहें अपना एग्रेशन दिखाने के लिए कोशिश करनी पड़े, जिससे कि भारत की इमेज को स्पॉइल कर सके। लेकिन आनंद, ये तय है ये नया भारत है और इसीलिए मांग ये भी उठ रही है कि चीन को उसी की भाषा में भारत को जवाब देना होगा, तभी चालबाज चीन बाज आ पाएगा।